बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 27 जून की शाम है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 जनवरी का रिपीट टेलीकास्ट हुआ। बल्ले का निशान छीने जाने के बाद अब फाइनली मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला आया जिसके ऊपर कोई हैरत तो नहीं हो सकती। अफसोस का इजहार किया जा सकता है बहुत सारे हलकों की जानिब से, लेकिन हैरत इसलिए बनती है क्योंकि 8 जजेस का फैसला 7 जजेस ने कलअदम करार दिया है। यानी अक्सरियत का फैसला अकलियत ने कलअदम करार दे दिया। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अनोखा वाक़या है, क्योंकि जब ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी तब 8 जजेस ने पीटीआई की फेवर में फ़ैसला किया था, और आज 7 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें वापस लेने का फ़ैसला सुना दिया। वो नशिस्तें जो अभी तक उनको मिली नहीं थी, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था, वो नशिस्तें भी उनसे ले ली गई हैं। दैट मीन्स के अब ये नशिस्तें उन तमाम पार्टियों के पास जाएंगी जो इस वक्त ऐवान में है, चाहे वो JUI है, चाहे MQM है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इसके मेजर बेनिफिशरी होल्डर होंगे। और ऐसे ऐसे लोग अब ऐवानों में आएंगे, नशिस्तें संभालेंगे, जिनका लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इनको हम कभी वोट करके लेके आएंगे ऐवानों में। और मज़े की बात यह है कि किसी का अगर एक बंदा किसी जमात का भी आया है ना ऐवान में, उसको भी 2 या 3 नशिस्तें मिल जाएंगी। ये इतना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सीन है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि नज़रसानी करने वाला जो बेंच होता है, यानी नज़रसानी का मतलब क्या है? दूसरी नज़र। यानी नज़रसानी वही जजेस करते हैं जिन्होंने नज़र अव्वल की हो। आसान लफ्ज़ों में बता दो, जिन्होंने पहले से इस केस को सारा देखा हो वही नज़रसानी करते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जिन्होंने पहला ये केस पहले मरहले में सारा टेकअप किया था, देखा था, फ़ैसला सुनाया था, उनमें से तो जजेस की अक्सरियत ही नहीं थी। इस अदालत के जो टॉप 3 जजेस हैं वो इस बेंच में शामिल ही नहीं थे। ना जस्टिस मुनीब थे, ना जस्टिस मंसूर थे, ना मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, ना वो और जजेस जिन्होंने उस वक्त फ़ैसला सुनाया था। तो ये सारे मेजॉरिटी जजेस जो हैं ये तो पहली बार ये केस सुन रहे थे, तो ये नज़रसानी तो हुई नहीं, ये तो इन्होंने पहली बार ही अपने सामने ये चीज़ें देखी हैं। बहरहाल ये अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहले मैं नाम बता दूँ जजेस के कि कौन कौन से नाम हैं, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसका अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या असर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ पर ही नहीं, इस मुल्क की तमाम सूबाई असम्बलियों पर, इस मुल्क की कौमी असम्बली पर, सेनेट के ऊपर, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन भी होना है, फिर KP असम्बली पर ख़ास तौर पे वज़ीर आला के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, आगे अपोजिशन लीडर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, फिर निगरान वज़ीर आज़म। ये बहुत एक लंबी लिस्ट चली जाएगी कि आगे क्या क्या होने वाला है। खैर, पहले ज़रा जल्दी से आप नाम सुन लीजिए कि कौन कौन से जजेस हैं जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि आइनी बेंच के सरबरा हैं, फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए, और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी जिन्हें लाया गया था लाहौर हाई कोर्ट से। इन सारे जजेस ने कहा कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI तो इंटाइटल्ड नहीं है, इनको ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, और फिर ये नशिस्तें दे दी गई। इसमें सारा टेक्निकलिटीज़ के इर्द गिर्द ये पूरा केस चला कि क्या PTI इसमें फ़रीक थी या नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो चलो फ़रीक थी, अगर मिलती उसको मिलती तो वो एक अलग बात थी, उसमें फिर आगे जाता मामला। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ़रीक नहीं थी, तो उसको कैसे दे दी गई। तो जो पहले जजेस थे जिन्होंने पहले ये फ़ैसला सुनाया था, उन्होंने कंप्लीट इंसाफ किया था। उन्होंने वो सारे हालात अपने सामने रखे कि किन हालात में ये सारा कुछ हुआ। ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, उनके कैंडिडेट्स थे, ये वापस उन्हीं के पास जाने चाहिए, उन्होंने एफिडेविट भी मांगे, एक कंप्लीट इंसाफ किया गया। इस बार टेक्निकलिटीज़ में उलझा के कि PTI चूँकि फ़रीक ही नहीं थी इसलिए PTI को तो ये मिल ही नहीं सकती, तो वो वापस ले ली गई उनसे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूँकि ऐवान में नहीं थी तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। तो इस तरह करके जिस पार्टी का सबसे बड़ा मेजर शेयर था ऐवान में, उसको आहिस्ता 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 यहाँ तक लाया गया कि अब वो शायद उसके पास अपनी जो अपोजिशन लीडरी है वो बचाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब ये सारी नशिस्तें तकसीम हो जाएंगी तो कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों की अब जो मौजूदा शक्ल सूरत है ये तब्दील होनी है। इसमें ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में एक तो अपोजिशन लीडर के ऊपर अभी तलवार लटक रही है, उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, उनको अगर रास्ते से हटाया जाता है, कुछ और 10-12 लोग जो हैं वो GHQ हमला केस में नाअहल कर दिए जाते हैं, तो PTI इतनी श्रिंक हो जाएगी कि वो
उतना अपना शेयर ना रख सके कि वो अपोजिशन लीडर का ओहदा रख सके अपने पास। तो क्या होगा, हुक्मरान इत्तेहाद मिल के ये अपोजिशन लीडर अपना ला सकते हैं। उस सूरत में क्या होगा, आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है, वो अपनी मर्ज़ी से। आगे जब कभी इलेक्शन होगा तो निगरान वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से। फिर अभी सेनेट का इलेक्शन होना है, उसमें ये मखसूस नशिस्तें जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार रहेगा। 11 नशिस्तों के ऊपर अभी इलेक्शन होना बाकी है। इस तरह सारी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत चेंज आएगा और बहुत ही एक यूँ कह लीजिए कि ये बिग पॉलिटिकल शेकअप है इस रिसेंट टाइम में। आसान लफ्ज़ों में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत इसके बाद आ जाएगी। फिर वो स्याह सफ़ेद के मालिक है, जो वो चाहें कर सकते हैं, जो तरमीम चाहे कर सकते हैं। अभी 26वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, वो चाहें तो 26+26 इतनी तरमीम और ला सकते हैं जब तक वो यहाँ पर हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह कि जब पीटीआई की फेवर में ये डिसीजन गया था तब 13 रुकनी बेंच ने सुना था। तो अगर किसी ने नज़रसानी सुननी थी तो वो 13 या 13 से ऊपर जजेस होते तो वो सुन सकते थे या उन्हें सुनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला 10 रुकनी बेंच ने नज़रसानी में सुना और वो भी उन जजेस ने जो कि पहले वाले बेंच में शामिल नहीं थे। तो ये अपनी तारीख़ का बिल्कुल अनोखा मामला है। तो यही जब पीटीआई के वकील हामिद खान जो थे वो जजेस से कह रहे थे कि जनाब आपका जो बेंच है ये छोटा है, ये 10 रुकनी बेंच है, फ़ैसला 13 रुकनी बेंच ने किया हुआ है, तो अगर नज़रसानी करनी है तो इससे लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। तो वो पूछ रहे थे अंडर व्हाट लॉ, अंडर विच लॉ। वो ज़रा कॉन्फ्रंट कर रहे थे बार बार उनको और बड़ी तलख कलामी जैसी सिचुएशन नज़र आई। एक मौके पर तो बहुत हीटेड आर्गूमेंट हो गए। member bench cannot How? Under which law? Under which law? refuse. Please up at it. Under which law? Or even Under which law? Please talk on law. Don't talk irrelevant. show you the law. Yes, please show. Show you the law. Please And show. please, These are the rules. without showing anger, please, Please rules पढ़ने। हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे। प्लीज सॉरी टू से। देखिए ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। Yes, yes, my observation. I don't think so. You have right to say You may this not about agree. me. You may not agree with You me. have no right to say this about You me. may not agree with I me. take Please. strong exception to this. Reflection of comments. your behavior. You may It is take it. reflection of your Make this behavior. comment. Yes, What you behavior. have done yesterday. तो वो जज साहब कह रहे थे कि देखें अब 26वीं तरमीम है, 26वीं तरमीम के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, यही सुनेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बाकी जजेस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तो 26वीं तरमीम के तहत ही आपको इंसाफ मिलेगा। तो वो हामिद खान बोले थे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पहले 26वीं तरमीम का फ़ैसला कर लें कि वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, पहले कम अज़ कम उसको सुन लें। और वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और इस तरह ये फ़ाइनल डिसीजन आज उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट ऑर्डर करेंगे और फिर वो उन्होंने कर दिया। किसी जज साहब ने हुकूमती वकील से ये नहीं पूछा या जानने की कोशिश नहीं की कि उस टाइम पीटीआई ने किन हालात में इलेक्शन लड़ा, आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बने कि पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ा। वो बल्ले का निशान इस सारे मामले की वजह बना, बल्ले का निशान छीना गया, उसके बाद ये मखसूस हालात पैदा हुए। ये लोग तो बेचारे कैंपेन के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एफिडेविट देना दूर की बात, बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी हिस्ट्री है हमारे सामने। तो आज यूँ समझ लीजिए कि 13 जनवरी का एक रिपीट टेलीकास्ट हुआ। क्या इससे फ़ैसले से हैरत हुई है? बिल्कुल हैरत नहीं हुई। अफसोस ज़ाहिर बात है रहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आपस में लड़ते रहना है या कोई थोड़ा बहुत यूनिटी का आपने मुजाहरा करना है। हो सकता है अब इस फैसले के बाद आपस में लड़ना बंद कर दें, क्योंकि इस तरह का कोई एक आध हैवी डोज जो है वो चाहिए होता है जब आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो कोई एक आध ऐसा इंसिडेंट होना था जो ये सारे लोग कहीं बैठ के सोचे कि हम आपस में लड़ के अपना नुकसान कर रहे हैं, तो ये फैसले तो हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं। और ये इतना मेजर ब्लो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि शायद अभी अंदाज़ा ना होगा, आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इससे कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही इस असम्बली को लेजिटिमेट नहीं मानती और वो कहते हैं कि फॉर्म 47 वाले लोग हैं और अभी जो इनसे मखसूस नशिस्तें छीन के उधर जाएंगी तो उस ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे बैठेगी, क्या होगा। मैं भी कुछ दिनों पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम सारे असम्बलियों से निकल जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में पीटीआई के लोग नाअहल भी हो सकते हैं और एक ऐसी असम्बली बन सकती है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा बने या ना बने कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नुकसान तो वैसे ही हो रहा है। लेकिन पहले था ना कि असम्बलियों से निकलना नहीं चाहिए, असम्बली की एक पावर है या असम्बली में रहना चाहिए। इस तरह की असम्बली में जहां आपको ये लगे कि आपका मैंडेट भी चोरी हुआ है
और फिर आपकी मखसूस नशिस्तें भी छीनी गई हैं, तो वहाँ पे आपने बैठना है, क्या करना है। मेरा ख्याल है कभी इमरान खान से जब ये मुलाकातें होंगी तो वो इस हवाले से कोई गाइडलाइंस दे सकते हैं। मुश्किल होगा पीटीआई के लिए कोई बड़ा डिसीजन कर पाना, लेकिन असम्बलियों में बैठने का अब मज़ीद फर्दर कोई फ़ायदा उस तरह से पीटीआई को होगा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए, ऑब्वियसली वो भी एक बड़ा मेजर डिसीजन होगा, अगर कभी करना पड़ा तो उसका भी नुकसान देखना पड़ेगा, लेकिन बैठने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना जल्दी ये मुज़ाहमती अपने मोड में आएंगे, अपनी एक तहरीक के मोड में आएंगे, उतना शायद इनके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हालात बहुत बुरे होंगे। खैर, आज जाते जाते आखिरी 2 खबरें मैं ज़रा शेयर कर लूँ आपके साथ। एक तो अफसोस का इजहार करना है, जो सवात में वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या, उसमें कोई 8 के करीब लोग अपनी जान से गए, बेचारे घरों से निकले सैर सपाटे के लिए और दरियाए सवात में सैलाब की नज़र हो गए। बहुत ही अफसोसनाक मनाजर थे वो, जो उनको बेबसी किसी तस्वीर में देखा। थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन अगर जल्दी शुरू हो जाता तो शायद किसी की जान बच जाती, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसमें बराह रास्त भी ऐसे फ़ौरन ही किसी के ऊपर तलवार नहीं रख सकते कि इसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अभी मुझे पता चला, बल्कि मैं देख रहा था कि केपी गवर्नमेंट इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया और साथ साथ उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया जिन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई है। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो स्लो रिस्पांस दिखाने पर एसी बाबूजई जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एसी ख्वाजा खेला जो हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है कि उन्होंने अर्ली वार्निंग क्यों नहीं टाइम से जारी की। एडीसी रिलीफ जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल करार दिए गए हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफ रेस्क्यू 1112 जो हैं उन्होंने ताख़ीर क्यों की, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होगी, वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इब्तदाई जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो भी इनिशियल हेल्प हो सकती है वो की जा रही है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, हम लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इसी सारी सिचुएशन में आज पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो मंजूर हो गया। पीटीआई एहतजाज करती रह गई, ऑब्वियसली और कुछ कर नहीं सकते, उनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसी दौरान बजट मंजूर हो गया और सारे असम्बली का इजलास ख़त्म होने पे अपने अपने घरों को चले गए खाना पीना खा के, क्योंकि उनके एजाज़ में तकारीब भी हो रही थी, इशाइये भी चल रहे थे, ज़ोहराने भी चल रहे थे। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।